हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन फॉर स्टडी पॉइंट। माय नेम इज अवधेश और आज हम लोग पॉलिटी के रिवीजन का देखना थे जो क्लास 12वीं के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम लोग डेली का चला रहे हैं 10 मिनट्स का सीरीज चला रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इम्पोर्टेंट है। नियोजन विकास की राजनीति जो पॉलिटी का दूसरी बुक है उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्लानिंग के बारे में देख लेते हैं। तो क्या होता है प्लानिंग? प्लानिंग होता क्या है? तो प्लानिंग जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है ना उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना, उसी को क्या बोलते हैं? श्रेष्ठतम प्रयोग और भविष्य के लिए योजना बनाना ही क्या होता है? प्लानिंग होता है। ठीक, इसमें नियोजन के माध्यम से क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि होती है और क्या होता है? रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और रोजगार के अवसर में भी क्या होती है? वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब नियोजन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? रोजगार बढ़ा सकते हैं, आर्थिक क्या कर सकते हैं? आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेन लक्ष्य है नियोजन के बारे में। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब देखिए भारत में विकास का अर्थ क्या है? तो आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि सभी लोग इस बात से सहमत थे कि भारत का विकास का आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही इस बात पे सहमत थे कि आर्थिक विकास और सामाजिक और आर्थिक न्याय केवल व्यवसायी और किनके उद्योगपतियों और व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। मतलब देश की इकोनॉमी को केवल उद्योगपति हो गया, व्यवसायी हो गया, किसान हो गया, उनके निर्भर नहीं छोड़ा जा सकता। क्या किया जा सकता है? सरकार को भी क्या करना चाहिए? सरकार को प्रमुख भूमिका निभाना चाहिए डेवलपमेंट में। जो पश्चिमी विकास का जो पश्चिमी देशों का पैमाना माना जाता था, अब आधुनिक होने के अर्थ में क्या होता है? पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना चाहिए। कहने का मतलब मॉडर्नाइजेशन से क्या होगा? हमें वेस्टर्न कंट्री जैसा क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक मॉडल अपनाना चाहिए। ठीक, अब जो है हमारे पास दो ऑप्शन देखने को मिलता है। एक साइड वामपंथी होता है, एक साइड दक्षिणपंथी होता है। तो बच्चों जब वामपंथी की हम बात करते हैं तो ऐसे लोग होते हैं जो गरीबों की भले की बात करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? वामपंथी बोलता है। मतलब गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करने वाले लोग होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें गरीबों और पिछड़े लोगों की वफादारी या तरफदारी किया जाता है और कहा जाता है कि सरकार को ऐसी नीति बनाना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए? जिससे गरीबों का फायदा होना चाहिए, गरीब के हितों को ध्यान में रख करके विकास की नीति अपनानी जानी चाहिए। ठीक, अब देखिए जो वामपंथी होता है क्या होता है? वामपंथी ऐसे लोगों का जो गरीबों के भले की बात करते हैं, गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें गरीब व पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती है। ये चीज होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब दक्षिणपंथी क्या होता है? दक्षिणपंथी में खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को समर्थन करते हैं। मतलब जो दक्षिणपंथी है उसमें कंपटीशन की बात करते हैं, जो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसमें सरकार क्या, इसका कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इकोनॉमी में ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इसमें खुली स्पर्धा का बाजार मूलक अर्थव्यवस्था और सरकार के अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न करने की बात किया जाता है। ठीक, इसमें कहा जाता है कि सरकार क्या करना चाहिए? व्यापार के नियम को आसान बनाना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए जिससे व्यापार क्या होना चाहिए? ईजी हो, कंपटीशन वाला हो, आसान हो। ठीक, तो ये हो गया वामपंथी। सबसे पहले दक्षिणपंथी और वामपंथी। तो जो वामपंथी हो गया तो वामपंथी में गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की तरफदारी करते हैं। और दक्षिणपंथी में क्या होगा? दक्षिणपंथी में हो जाएगा खुली कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा होगा और जो सरकार जो है जो निजी कंपनियों के बीच में हस्तक्षेप न करेगा। अब देखिए भारत का मॉडल क्या है? भारत में हम जब बात करते हैं इकोनॉमी मॉडल का तो इसमें आपको देखना चाहिए, एक तो यूएसएसआर का मॉडल होता है और दूसरा यूएस का मॉडल होता है। यूएस का जो मॉडल होता है इसको कैपिटलिज्म मॉडल बोला जाता है। यूएसएसआर का मॉडल होता है इसको क्या बोलता है? जो सोशलिस्ट मॉडल बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो ज़्यादातर गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट कंपनियों का क्या होता है? मालिक होती है।
ठीक। इसमें जो है कंपनियों का जो मालिक होती है किसको, किन के हाथों में होता है, निजी हाथों में ज्यादातर होता है। प्राइवेट प्लेयर जिसमें ज्यादा होते हैं उसको कैपिटलिज्म मॉडल बोलते हैं। जिसमें गवर्नमेंट प्लेयर होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, उनको सोशलिज्म मॉडल बोलते हैं। यूएसएसआर का सोवियत यूनियन जिसका हेड होता है। ठीक। तो भारत क्या करता है, ना तो यूएस का मॉडल अपनाता है ना तो यूएसएसआर का मॉडल अपनाता है, ये दोनों ही मॉडल को अपना के लेकर चलता है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसा मॉडल है जिसमें सार्वजनिक और निजी, जब हम सार्वजनिक की बात करते हैं बच्चों तो इसमें यूएसएसआर का मॉडल होगा, जब हम निजी की बात करते हैं तो इसमें यूएस का मॉडल होगा। ठीक। तो भारत जो है, भारत में दोनों किसके, सार्वजनिक और निजी दोनों का समावेश माना गया था। ठीक। अब आगे चलते हैं। इसीलिए उदारवादी मॉडल किसे बोलते हैं, तो बच्चों जब उदारवादी मॉडल की बात हम करते हैं, एक मिनट, हाँ, उदारवादी मॉडल होता है। यह मॉडल क्या यूरोप के अधिकतर देशों में चलता है, जिसको हम कैपिटलिज्म मॉडल बोला जाता है। ठीक। तो उदारवादी मॉडल में बोला जाता है कि इसमें अमेरिका का यह मॉडल अपनाया गया था और इस व्यवस्था के अंतर्गत हर सभी वस्तुओं का उत्पादन किनके हाथों में होगा, निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। मतलब कैपिटलिज्म जो मॉडल की बात हम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उदारवादी बोलते हैं। उदारवादी में क्या होता है, उदारवादी में ज्यादातर क्या अमेरिका और क्या यूरोप का मॉडल माना जाता है। ठीक। तो उसे उदारवादी मॉडल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादन जो है निजी क्षेत्रों द्वारा ज्यादा किया जाता है, मतलब प्राइवेट कंपनियों द्वारा ज्यादा क्या होता है, निजी उत्पादन किया जाता है। जब हम समाजवादी मॉडल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि समाजवादी मॉडल में क्या होता है, यह सोवियत या रूस में क्या किया जाता था, अपनाया जाने वाला मॉडल होता है। इसके अंदर क्या कहा, सभी चीजों का उत्पादन कौन करता है, इसके सरकार जो है सभी चीजों का क्या करती है, उत्पादन किया जाता है सरकार के द्वारा। देश में निजी क्षेत्र नहीं होता था और सभी कंपनियां क्या होती, सरकार के अधीन होती थी। मतलब जब हम समाजवादी की बात करते हैं तो इसमें हम क्या सोवियत यूनियन या रूस के मॉडल को बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, ज़्यादातर सरकार क्या करती है, सरकार के अधीन कंपनियां काम करती है। ठीक। अब इस वजह में दोनों वर्गों की बात को मानते हुए भारत ने क्या करी थी, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का काम किया था, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के गुणों को क्या किया जाता था, समावेश किया जाता था। ठीक। आगे अब देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाला जो आर्थिक मॉडल से संबंधित कुछ सहमति और असहमति भी थे। और क्या सहमति और असहमति थे, तो इसमें सहमति के क्षेत्र में बोला जाता है कि भारत का विकास का अर्थ क्या है, आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक न्याय होना चाहिए। मतलब इंडिया का डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और सोसाइटी में भी क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ठीक। विकास के मुद्दे को केवल व्यापारी और उद्योगपतियों किसानों पर नहीं छोड़ा जा सकता, मतलब सरकार को भी क्या होना चाहिए, सरकार को भी कुछ प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। गरीबी को खत्म करने की बात किया जाता है। सामाजिक और आर्थिक वितरण के काम को सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी दिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट का मेन काम क्या होगा, गरीबी को हटाने का काम होगा, समाज को इक्वलिटी लेने का काम होगा। तो इस वजह से क्या हुआ था, कुछ लोग सहमति थे, मतलब ये माने थे कि इस बात को समझ क्षेत्र भारत के विकास का मॉडल इस तरीके से होना चाहिए, सपोर्ट करने वाले थे। और कुछ लोग असपोर्ट करने वाले थे, असहमति वाले थे। तो सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पे कुछ लोग असहमत थे। यदि आर्थिक वृद्धि से असमानता और न्याय की जरूरत को जुड़े महत्व पर असहमति हो तो उद्योग बनाम कृषि तथा निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों में पर असहमति थी। ठीक। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सामाजिक और समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को शामिल किया जाता था, जिसमें देश के छोटे उद्योगों का विकास निजी क्षेत्रों में किया गया और बड़े उद्योगों का विकास का जिम्मेदारी सरकार अपने कंधे पर ले लिया गया था। ठीक। अब बॉम्बे प्लान क्या होता है, बॉम्बे प्लान बच्चों 1944 में उद्योगपतियों के समूहों द्वारा क्या होते हैं, देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है।
जिन्हें क्या किया जाता है, बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या, बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार क्या करना चाहिए, औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में क्या करें, बड़े कदम उठाना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्लान। तो देखो जो बच्चों, ये हो गया बॉम्बे प्लान। कब आया था बॉम्बे प्लान, कब आया था, 1944 में आया था। किसके द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा लाया गया था। इसमें इनका क्या मान था, इनका मानना ये था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। किसके लिए, सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक में क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। ये अपना बॉम्बे प्लान का मेन लक्ष्य था। ठीक, अब देखिए योजना आयोग कब आता है। तो योजना आयोग जो है आजाद होने के बाद जो है योजना आयोग अस्तित्व में आया था। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, मार्च 1950 में होती है और भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा लाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, और भारत अपने विकास के लिए क्या, कौन सा रास्ता अपनाएगा, कौन सी रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था में केंद्रीय और सबसे ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। तो बच्चों जब हम योजना आयोग की बात करते हैं तो योजना आयोग कब आता है, मार्च 1950 में आता है। इसका काम क्या है, इसके अध्यक्ष क्या होते हैं, अध्यक्ष जो होते थे इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। ठीक, ये क्या करता है, ये कौन सा रास्ता और कौन सी रणनीति अपनाना होना चाहिए, इसमें ये क्या होती है, केंद्रीय तथा सबसे ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाता है। तो 1950 में बनाया गया था और इसमें जो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है। पंचवर्षीय योजना में बच्चों ये होता है कि अगले 5 सालों का जो है आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब ही पंचवर्षीय योजना बोला जाता है। ठीक, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। ठीक, मंत्रिमंडल की मंजूरी पर ही इसको क्या किया जाए, इसको लागू किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया योजना आयोग के बारे में। अब देखिए योजना आयोग की कार्यविधि के बारे में बता दें तो सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी क्या होता, पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। जैसा पंचवर्षीय योजना सोवियत यूनियन में चल रहा था वैसा ही इंडिया में भी पंचवर्षीय योजना चला था। सरकार अपनी तरफ से क्या करेगी, एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों का क्या करेगी, आमदनी और खर्चे का क्या करेगी, आमदनी और खर्चे का क्या करेगी, योजना बनाएगी। ठीक, इसके अनुसार क्या करेगी, केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार के बजट को 2 हिस्सों में क्या करेगी, बांटेगी। और एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था और उसके अंतर्गत सालाना आधार पर क्या दैनिक मदों पर खर्च करना था, और दूसरा हिस्सा क्या योजना का व्यय था। तो ये आपका योजना आयोग का होता है। ठीक, योजना आयोग के मुख्य कार्य कौन होते हैं, तो देश में संसाधन व पूंजी का अनुमान लगाना मेन काम होता है। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द योजना आयोग, तो देश में जो भी संसाधन है उसका अनुमान लगाना और उसका क्या अनुमान लगाना, कितना संसाधन हो कितना पूंजी है, और क्या करें विकास की योजना बनाना, विकास की प्राथमिकता निश्चित करना, विकास की योजना के बाधक को कारकों का पता लगाना कि किन वजह से विकास नहीं हो पा रहा है, उस चीज को पता लगाना, प्रगति की योजना का मूल्यांकन करना। ये कुछ योजना आयोग का मुख्य काम है। ठीक, अब देखो क्या होता है कि योजना आयोग को हटा करके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटा कर नीति आयोग को ला दिया गया था। ठीक, तो कब नीति आयोग कब आता है, तो 1 जनवरी 2015 को। कब, किसके स्थान पे, योजना आयोग के स्थान पे आता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे वैसे ही नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी राजीव कुमार पद से क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए और उनकी जगह पे सुमन बैरी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग का अभी उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बैरी है। ठीक, और जो नीति आयोग का जो नया उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है उनका नाम सुमन बैरी है। राष्ट्रीय विकास परिषद, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई है, राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक, और योजना आयोग के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होती है और इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया
और यह देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है और इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं और भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के क्या सदस्य भी इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो बच्चों जब राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात किया जाएगा तो कब बना था, 6 अगस्त 1952 में बना गया था। ठीक, क्या काम होता है इसका? काम राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है? देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना इसका मेन काम होता है। ठीक, और इसके भी मेन जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य भी इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जो 2 क्रांति हमारे देश में मुख्यतः होती है, एक का नाम हरित क्रांति है, एक का नाम श्वेत क्रांति है। तो 1960 के दशक में क्रांतियां होती है। अब इसमें बताता हरित क्रांति कब होता है, तो हरित क्रांति होता है 1967 से 1968 में होता है। ठीक, इसके जनक कौन माना जाता है, तो इनका जनक जो है नॉर्मन बोरलॉन्ग माना जाता है। ठीक, हरित क्रांति के बारे में बात करें तो हरित क्रांति खेतों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए क्या किया गया था, जिसमें विशेष करके कौन से 2 फसल गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या सरकार ने बीज, उर्वरक और कीटनाशक और बेहतर सिंचाई की सुविधाएं बड़े कम मूल्य पर देना शुरू कर दिया, जिससे क्या होगा, हरित क्रांति का नाम दे दिया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों बात किया जाता है तो इसमें क्या, इसमें वीट और राइस की खेती की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा देश खुद भुखमरी से उसमें परेशान था, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, जो खाद्यान्न में सेल्फ डिपेंडेंस होंगे। इस वजह से हरित क्रांति में क्या किया गया था कि अच्छे क्वालिटी HYV हाई एल्डिंग वेराइटी की बीजों का यूज करना स्टार्ट कर दिया, उर्वरक का यूज करना स्टार्ट किया जाएगा, कीटनाशकों का, सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त किया जाएगा। ये सब चीजें गवर्नमेंट क्या करेगी, कम से कम दाम में देने को लिए किसानों को देना स्टार्ट करेगी, जिससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनको भी, किसानों को फायदा होगा। तो इसी को बोला जाता है हरित क्रांति बोला जाता है। ठीक, श्वेत क्रांति के जनक जो होते हैं वर्गीस कुरियन होते हैं, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन माना जाता है। ठीक, अब देखिए श्वेत क्रांति कहाँ से स्टार्ट होता है। गुजरात का जो आनंद शहर है दूध उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हुए। ग्रामीण विकास हो गया, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को खत्म करने के साथ शुरू किया गया था और अमूल सहकारी आंदोलन को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो जो अगर आपको श्वेत क्रांति के नाम से बोला जाएगा तो अमूल को एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये एक सहकारी संगठन है जो दूध के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया था। ठीक, ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड होता है, एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया। तो दूध जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, उसी को जो मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को जो काम किया गया था उसी को ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। ठीक, 1967 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और किनके द्वारा कर दिया गया था, तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा किया गया। ठीक, तो यू शुड बी रिमेंबर ऑल्सो। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से चलती है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलती है और इसमें क्या ज्यादातर एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है। किन चीजों पे फोकस किया जाता है? एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है। और इसी योजना के तहत क्या किया, जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आपको बांध बनाना पड़ता है, आपको सिंचाई के सुविधाओं में कुछ निवेश किया जाता है, जिसमें भाखड़ा नंगल बांध हो गया, इस परियोजना बनाया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो गरीबी के मकड़ जाल को क्या करना है, खत्म करना, इस परियोजना का मुख्य काम होता है। ठीक, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक स्टार्ट होते हैं? 1951 से 56 तक होती है। किन चीजों पर फोकस किया जाता है? तो कृषि पे फोकस किया जाता है। तो कृषि को फोकस करने के लिए क्या किया जाता है? बांध और सिंचाई की सुविधाएं प्रदान किया जाता है। और इसी में क्या किया जाता है, जो कुछ परियोजना चलाया जाता है, जैसे भाखड़ा नंगल बांध हो जाएगा, जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक, और गरीबी खत्म करने का लक्ष्य होता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलती है? तो बच्चों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1956 से लेकर के 61 तक चलती है। और इस योजना में क्या उद्योग, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसमें इंडस्ट्री पे ज्यादातर फोकस किया जाता है।
ठीक। और सरकार ने क्या, देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, मतलब हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्री है उनको सेफ, उनको बचाने के लिए आयात पे क्या कर देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, तो सो दैट कि जो हमारे देश की कंपनियों को क्या हो सके, मुनाफा और फायदा हो सके। ठीक। और इस योजनाकार को महालोबिन्स, पीसी महालोबिन्स है। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है, इसको बनाने वाला कौन थे, तो यू शुड बी ऑल्सो रिमेंबर दैट कि इनका नाम पीसी महालोबिन्स है। तो उन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान में योजनाकार किया था। ठीक। अब कुछ पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं कि जो पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक स्टार्ट होती है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 56 तक होती है। इसमें किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, इसमें कृषि पे, बिजली पे, सिंचाई पे। और हमारा लक्ष्य क्या होता है, हमारा लक्ष्य होता है 2.1, बट हम पाते कितना है, 3.6 पाते हैं। ठीक। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब होता है, 1956 से लेकर 61 तक होता है। और इसमें हम इंडस्ट्री पे फेमस करते हैं, और इन्हीं में पीसी महालोबिन्स का नाम यू शुड बी रिमेंबर, पीसी महालोबिन्स का ये योजना को बनाने वाले थे। और हमारा लक्ष्य क्या है, 4.5 थी, जबकि हमें प्राप्त होता है 4.2। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब होता है, 1961 से 66 तक होता है। इसमें क्या, खाद्य उद्योग पे हमारा प्राथमिक मेन फोकस होता है। और हमारा लक्ष्य 5.6 होता है, और हम पाते कितना है, 2.8। क्योंकि जो 62 की लड़ाई हो जाती है, 65 की लड़ाई हो जाती है, इस वजह से जो हमारा 5 ईयर प्लान है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक। इस वजह से जो हमारा लक्ष्य होता है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, कृषि पे ध्यान दिया जाता है, और इसका लक्ष्य लक्ष्य होता है 5.7, और हम प्राप्त करते हैं 3.2। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में, और गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, गरीबी को हटाने की बात करते हैं। हमारा लक्ष्य कितना होता है, 4.4 होता है, और हम प्राप्त करते हैं 5%। ठीक। अब आ जाते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलती, 1980 से 85 तक कृषि पे, उद्योग पे हमारा फोकस होता है, और हमारा लक्ष्य 5.2 होता है, हम प्राप्त करते हैं 5.5। ठीक। अगर सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो सातवीं पंचवर्षीय की जो योजना है 1985 से लेकर 90 तक होता है, और इसमें हम लोग ऊर्जा हो गया, खाद्य हो गया, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। हमारा जो लक्ष्य होता है कितना, 5% होता है, और हम प्राप्त कितना करते हैं, हम प्राप्त करते हैं 6% प्राप्त करते हैं। ठीक। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक स्टार्ट होता है, तो 1992 से 1997 पे। और जो हम किन चीज़ों पे फोकस करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना में, इसमें हम मानव स्रोत पे, मानव डेवलपमेंट पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। हमारा लक्ष्य कितना होता है, 5.6 होता है, जबकि हम प्राप्त कितना करते हैं, हम प्राप्त करते हैं 6.6 प्राप्त करते हैं। ठीक। नवीं पंचवर्षीय योजना कब से होता है, तो 1997 से लेके 2002 तक होता है। और हम किन चीज़ों पे, हम लोग सोशल और सोशल जस्टिस पे फोकस करते हैं, सामाजिक न्याय पे फोकस करते हैं। और हमारा लक्ष्य कितना होता है, हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं 6.5, जबकि प्राप्त करते हैं 5.4। बच्चों आपको जो 1997 में क्या होता है कि सामाजिक 1997 से 2002 तक हमारा लक्ष्य जो हमारा लक्ष्य होता है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक। इसके बाद क्या होता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 2002 से लेकर के 2007 तक होती है। किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, रोजगार पे फोकस करते हैं, ऊर्जा पे फोकस करते हैं। और कितना हमारा लक्ष्य होता है, तो हमारा जो लक्ष्य होता है 8.1 होता है, जबकि हम प्राप्त कितना करते हैं, 7.6 होता है। ठीक। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक होती है, 2007 से लेकर के 2012 तक। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हमारा लक्ष्य 8% होता है, जबकि हम प्राप्त कितना करते हैं, हम प्राप्त करते हैं 7.9%। ठीक। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है बच्चों, 2012 से लेकर के 2007 पे हम त्वरित विकास की बात करते हैं, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जो हमारा लक्ष्य होता है वो कितना होता है, 8%, और हम प्राप्त भी करते हैं 8%। तो ये कुछ मुख्य 5 ईयर प्लान है। और बच्चों जो लास्ट वाला 5 ईयर था 2012 से लेकर के
2070 तक ये लास्ट 5 ईयर प्लान है। इसके बाद क्या कर देते हैं, नीति आयोग को ला देते हैं। और नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और वो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, आ जाते आगे। विकास का केरल मॉडल क्या होता है, तो केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, ये सब कारगर रहे थे। खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पे जोर दिया जाता है। और इसके जो जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत किया, जिसे ग्रामीण और औद्योगिक राज्य पर क्या ज़्यादा जोर दिया गया था, औद्योगिकरण पे ज़्यादा जोर दिया। तो बच्चों जब हम केरल की बात करते हैं, विकास का केरल मॉडल, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, हमें शिक्षा का ध्यान होना। केरल किन चीज़ों पर ध्यान, शिक्षा पे। दूसरी बात किस पे ध्यान देता है, स्वास्थ्य पे देता है। तीसरी बात किस पे देता है, भूमि सुधार पे देता है। चौथी बात क्या होता है, खाद्य वितरण पे देता है। ठीक, गरीबी उन्मूलन पे जोर दिया जाता है। जब केरल का मॉडल होता है वो इन चीज़ों पे बात करता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, भूमि सुधार पे, खाद्य वितरण पे, गरीबी को खत्म करने की बात किया जाता है। उसी को क्या करते हैं, विकास का केरल मॉडल बोला जाता है। ठीक, इसमें जो गांधीवादी सोच अर्थशास्त्री थे, जैसे जेसी कुमारप्पा थे, ये लोग गांधीवादी अर्थशास्त्री थे, मतलब गांधी के विचारों पर चलने वाले अर्थशास्त्री थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने विकास के वैकल्पिक योजना प्रस्तुत किया था, जिसमें ग्रामीण और औद्योगिकरण पे ज्यादा क्या किया गया था, जोर दिया गया था। ठीक, अब आ जाते हैं चौधरी चरण सिंह, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात प्रभावशाली तरीके से उठाई थी। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम चौधरी चरण सिंह था। इन्होंने क्या बोला था, पहले क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, सेंट्रल लिस्ट हो गया। तो इसमें जो एग्रीकल्चर को पहले स्टेट लिस्ट में रखा गया था। फिर हमारे जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि कृषि को किस में रखना है, कृषि को केंद्र में रखने की बात बहुत प्रभावशाली तरीके से उठाते हैं। और भूमि सुधार के अंतर्गत क्या किया गया था, जब हम लैंड रिफॉर्म करते हैं तो उसमें जमींदारी सिस्टम को समाप्त कर देते हैं। जितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में जो जमीन थे उसको एक साथ करने की बात करते हैं बच्चे, उसी को चकबंदी कहते हैं। चकबंदी में क्या होता है कि आपके छोटे छोटे जो जमीन इधर उधर बिखरे होते हैं उसको एक जगह ला देते। एक जगह ला देने का मतलब कि आपकी सारी जमीन एक जगह हो जाएगी। ठीक, जो काश्तकार जो दूसरे की जमीन पे काम करते थे, बटाई पे जोत बो रहे थे, उन्हें क्या कानूनी सुरक्षा प्रदान करने व भूमि का स्वामित्व और सीमांकन का निर्माण करने का कदम उठाया था। मतलब जो दूसरे की जमीन पे जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको क्या अपना खुद का जमीन दिला देना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारे जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1960 के दशक में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा सूखा, अकाल, इनकी वजह से क्या होती, इनकी वजह से कृषि की दशा बद से क्या हो गई, बदतर हो गई। और खाद्य संकट के कारण क्या होगा, गेहूं का क्या करना पड़ा था, आयात भी करना पड़ा था। ठीक, हरित क्रांति के बारे में बच्चों क्या होता है कि सरकार क्या करती है, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाती, क्योंकि ज़्यादातर जो खाने वाली चीज़ें होती हैं हम लोग दूसरे देशों से आयात करते थे। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता था, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। ठीक, और इसीलिए इसको क्या हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का निर्माण किया गया जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं थी तथा किसान भी समृद्ध थे। कहने का मतलब उन एरिया पे, मान लो ये इंडिया का मैप है, ये हो गया आपका पंजाब वाला एरिया हो जाएगा, ये आपका यूपी वाला एरिया होगा। इन एरिया में पानी का बहुत ज़्यादा स्रोत था, क्योंकि इधर से आपका इंडस रिवर बहती है, इधर से आपका गंगा रिवर बहती है। तो इस वजह से इन एरिया पे सरकार ने क्या किया, इन एरिया पे बहुत ज़्यादा संसाधन लगाने का काम किया, जिससे सिंचाई सुविधाएं मौजूद थी तथा ये ज़्यादातर ये किसान क्या हो गए, ये ज़्यादातर समृद्ध किसान हो गए। और सरकार ने क्या किया था, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशक और बेहतर सिंचाई की सुविधाएं बहुत अनुदानित मूल्य पर क्या किया था, मुहैया कराना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनकी उपज को निर्धारित मूल्य पर क्या करने, खरीदने की भी गारंटी दे दी गई। और इन संयुक्त प्रयासों से क्या हुआ था,
हरित क्रांति कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन बोला जाता है? बच्चे जब भारत की बात करते हैं हरित क्रांति में तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। ठीक, तो हरित क्रांति में यहाँ पे एक चीज जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फोकस करते हैं पहले वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा पानी हो, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो। तो इस वजह से गवर्नमेंट उन एरिया पे बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की सुविधाएं पर देना स्टार्ट कर दी। फिर वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती थी उसको क्या करना, सरकार ने बोला था कि हम क्या करेंगे, एक फिक्स मूल्य पे आपकी प्रोडक्टिविटी को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और इससे क्या हो गया, उपज का एक निर्धारित मूल्य भी प्राप्त होने लगा, जिस वजह से वहाँ के किसान और ज़्यादा क्या हो गए, समृद्ध होते गए। ठीक, और भारत में जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किनको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब देखिए हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव भी है। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, खेती की पैदावार में बढ़ी थी, पैदावार तो बढ़ी थी, लेकिन इसके कारण गेहूं की पैदावार बढ़ोतरी हुआ। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हो गए और किसानों की स्थिति भी क्या हो गई, सुधार हो गई। तो हरित क्रांति के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं और कुछ ना कुछ निगेटिव इफेक्ट होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि जो पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्या हो जाता है, गेहूं की पैदावार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और पंजाब इन इलाकों में क्या हो जाता है, किसान जो हो जाते हैं समृद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं। किसानों की स्थिति भी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ठीक, लेकिन हरित क्रांति के क्या होते हैं, कुछ निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, क्षेत्रीय वो क्या होता है, सामाजिक असमानता बढ़ जाता है, मतलब उनके बीच में अनइक्वलिटी बढ़ जाती है। हरित क्रांति के कारण गरीब किसान व बड़े भूस्वामी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, गरीब क्या होते थे, गरीब होते गए, जो बड़े भूस्वामी और क्या होने स्टार्ट कर दिए, अमीर होते गए, जिसकी वजह से वामपंथी संगठनों का क्या हुआ था, उभर आया था। ठीक, मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का क्या हुआ था, उभार हुआ था। तो इस वजह से ये हरित क्रांति के कुछ क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है। अब देखिए श्वेत क्रांति में जो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है, उनका नाम वर्गीस कुरियन, और वो गुजरात के शाकाहारी दूध उत्पादन और विपणन परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अमूल की शुरुआत भी की थी और इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादन से जुड़े इस मॉडल का विस्तार करते हैं। इसी को श्वेत क्रांति बोला जाता है। तो श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, इन सब चीजों को, इनको भी ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। वर्गीस कुरियन को हमें याद होना चाहिए, जिनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, और उन्होंने क्या करी थी, उन्होंने अपना दुग्ध उत्पादन और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, नीति आयोग कब आता है बच्चों? नीति आयोग आता है 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान में आ जाता है। लास्ट वाला 5 ईयर प्लान क्या था, 12वीं 5 ईयर प्लान के बाद नीति आयोग को योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग ला दिया जाता है। ठीक, अब इसका मुख्यालय कहाँ पे नीति आयोग का, तो नई दिल्ली में है। और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके क्या होते हैं, मुख्य अध्यक्ष होते हैं, तथा वे क्या करते हैं, नीति आयोग के सभापति की नियुक्ति भी करते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो उनका नाम अरविंद पनगरिया था। ठीक, अब देखिए नीति आयोग की स्थापना के बारे में बताया जाता है कि भारत के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए योजना आयोग जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, भूमंडलीकरण के दौर में नवीन चुनौतियों से निपटने में असमर्थ था। देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और तकनीकी स्थितियों में परिवर्तन हो रहा था। अब भारत विकासशील से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा था। अब इन सब चुनौतियों से क्या निपटने में नीति आयोग की स्थापना करते हैं, और योजना आयोग उतना अच्छा कारगर साबित नहीं होता है। तो बच्चों, जब योजना आयोग उतना ग्लोबलाइजेशन के दौर में उतना कारगर साबित नहीं हो पाता है, तो इस वजह से उसको रिप्लेस करके नीति आयोग को बना दिया जाता है। ठीक, नीति आयोग का कार्य क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने तथा सामरिक क्षेत्र में नीति संगत कार्यक्रम को दीर्घकालिक ढांचा तैयार करने का उद्देश्य से